आंसर राइटिंग करते हैं तो एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। को एलिमिनेशन मेथड अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज आपको एक बार मोटिवेट कर देगा, 2 बार कर देगा, बट अगर आपके खुद से अंदर से मोटिवेशन नहीं है, ये एग्जाम नहीं निकल पाएगा। उस पर चल जाएंगे, कल को कोई कुछ और कह रहा है तो आप उस पर चल जाएंगे। नहीं, आपको जो रिसोर्सेज आपने फॉलो किए वही बेस्ट है। आप उनसे मल्टीपल रिविजन करिए। इसमें कवर किए हैं, ये अपने आपको डेली रिमार्क्स दिए हैं मैंने, जो देने बहुत जरूरी है। इसमें मैंने सारा कवर किया है, तो लिखा है अपने आपको वेरी गुड। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कितने अमेंडमेंट्स हुए, जो अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट कि आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा और आपको इतने छोटे छोटे नोट्स बनाने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सभी हमारे साथ है मानसी तनेजा मैम, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी का मेंस लिखा है, जो भी मेंस चल रहे थे। इसके अलावा मैम ने क्लर्क की जॉब भी क्लियर कर रखी है और एसबीआई पीओ का एग्जाम भी क्लियर कर रखा है। बट लेकिन मैम ने जॉब छोड़ने के बाद मैम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैम की स्ट्रगल की जर्नी जानेंगे, क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, क्या बुक्स फॉलो करती हैं, क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं। तो ये तमाम प्रकार की बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। हेलो, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं आपको अपने रूम का टूर कराती हूँ। ये मेरा टाइम टेबल है जो मैं डेली फॉलो करती हूँ। ये एनवायरनमेंट का चार्ट है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड मैप है जो हमारी कंट्री की बाउंड्री, सी, ओशन वगैरह देखने में काम आता है, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। कितने अमेंडमेंट्स हुए, जो अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी इंडिया का मैप है, हमारे इंडिया को जानना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। और एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का चार्ट है जो कि प्लस परमीश वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया है। इसमें एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न सबके लिए है। सपोज मॉडर्न डायनेस्टी एक एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, दिल्ली सल्तनत मेडिवल इंडिया का पार्ट है, और मॉडर्न इंडिया, इंडिपेंडेंस इंडिया। इसमें प्रॉपर डेट्स दे रखी हैं, प्रॉपर ईयर दे रखे हैं, प्रॉपर। बहुत हेल्पफुल है ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। ये मैंने अपने लिए डेली टारगेट्स की डायरी बना रखी है। सपोज जैसे मैंने इसमें सारे कवर नहीं करे, या मैंने सिर्फ एक ही कवर नहीं किया, तो मैंने अपने आपको दिए बेटर, राइट। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, कुछ रीज़न हो गया था जिसमें पूरा दिन पढ़ नहीं पाई, तो मैंने अपने को लिखा है वेरी 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 बैड पुअर परफॉर्मेंस। उसके बाद मैंने जैसे इसमें कवर किए हैं, ये अपने आपको डेली रिमार्क्स दिए हैं मैंने, जो देने बहुत ज़रूरी हैं। इसमें मैंने सारा कवर किया है, तो लिखा है अपने आपको वेरी गुड। इसमें डेली टारगेट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं आपको। इसमें वेरी गुड, वेरी पुअर, अपने आपको डेली रिमार्क्स देने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद मैंने ये अपने लिए बुक लिस्ट बनाई है। यहाँ जैसे आपको हिस्ट्री में ये कवर करना है, आर्ट एंड कल्चर में ये कवर करना है, ज्योग्राफी में आपको ये कवर करना है, पॉलिटी ये, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, बाकी ये सब जो बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स रहते हैं वो आपको जो है विजन आईएएस से कवर करने। सपोज इंडियन सोसाइटी हो गया एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन हो गया, करंट अफेयर्स, योजना, ये सब से आपको अच्छा मटेरियल मिल जाता है। योजना आपको ज़रूर पढ़नी ही पढ़नी है एवरी मंथ। ये मेरे नोट्स हैं, ये माइंड मैप्स हैं। आपने सपोज आज पूरा दिन कुछ पढ़ा पॉलिटी का, तो आपको उसके बाद खुद ही रिकॉल करके ये माइंड मैप्स बनाने हैं, सो दैट कि आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। और आपको इतने छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं कि आपको सिर्फ एक वर्ड पढ़ के समझ आ जाए कि हाँ इसका ये मतलब है। बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, अपने माइंड मैप्स बनाने हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मानसी तनेजा है। मैंने ग्रेजुएशन किया है बीबीए आईपी यूनिवर्सिटी से, और मैंने एमबीए किया है मुंबई से, नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी से। ओके मैम, सो जैसे कि आपने बताया कि आपने 2 एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर कर रखे हैं, तो अपनी एग्ज़ाम की जर्नी बताइए कि आपने कौन सी एग्ज़ाम कब दी, उसका क्या रिजल्ट रहा, और फिर आप यूपीएससी के लिए किस तरीके से मूव करें। सो फर्स्ट जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो था, सबसे पहला मेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम था, वो था IBPS PO, जो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद जब मैंने उस एग्ज़ाम को समझा, तो उसके बाद मैंने IBPS क्लर्क दिया जो बिल्कुल सेम पैटर्न में था, वो मेरा क्लियर हो गया था, वो भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। एंड आफ्टर दैट मैंने SBI PO दिया, वो भी मेरा क्लियर हो गया, बट मैंने उसकी सर्विसेज नहीं ली।
उसके बाद मेरा जो मेन फोकस था वो यूपीएससी पे ही था। सो मैंने एसबीआई पीओ क्लियर करने के बाद मैंने सारा फोकस अपना यूपीएससी पे डाल दिया। सो यूपीएससी के लिए मैंने जनवरी 2020 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। मैंने पहले इस एग्ज़ाम को समझा कि एग्ज़ाम क्या है, इसका सिलेबस लिया। एक्चुअली जो हम पढ़ना चाहते हैं वो एक्चुअली क्या होता है कि लोग बच्चे कुछ भी पढ़ लेते हैं, मतलब उनको सिर्फ यूपीएससी है तो ये है कि हमें बहुत पढ़ना है, बहुत तो पढ़ना है बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। राइट आपको ये नहीं कि अगर आपको हिस्ट्री है तो आपको 50 किताबें हिस्ट्री पे करनी है, नहीं, आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो सिलेबस क्या मांग रहा है, यूपीएससी की क्या मांग है, आपको उसके हिसाब से पढ़ना है। तो मैंने सिलेबस लेके पहले सिलेबस समझा, पहले एग्ज़ाम समझा, उसके बाद मैंने कोचिंग लेने की सोची बट मैं कोचिंग ले नहीं पाई जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी हाई कॉस्ट। सो मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया जो था द कैटलिस्ट ग्रुप, जो आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही कम पैसों में। उसके बाद मैंने वो ज्वाइन किया। फिर मैंने द हिंदू के लिए देखा कि मैंने पहले न्यूज़पेपर में भी बहुत कन्फ्यूजन था कि मैं पहले इंडियन एक्सप्रेस करूं या द हिंदू करूं। तो मैंने फर्स्ट 2 मंथ आई थिंक जनवरी से मार्च मैंने द इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया। उसके बाद मैंने द हिंदू फॉलो किया। अप्रैल से अब तक मैं द हिंदू ही फॉलो करती आई हूँ। तो हाँ जी। ओके सो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपने प्राइवेट जॉब भी करी थी और मैम एसबीआई पीओ काफ़ी अच्छी जॉब है, उसको क्यों छोड़ा और प्राइवेट जॉब के बाद फिर इस जॉब को छोड़ने के बाद यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इतना मोटिवेशन कहाँ से आया आपके पास? ये मोटिवेशन एक्चुअली क्या होता है कि जब आप अंदर से कुछ ठान लेते हैं ना, जब आपको अंदर से होता है कि मुझे करना ही करना है, तो वो चीज़, वो मोटिवेशन आपको अंदर से आती है। आपको मोटिवेशन कोट्स बहुत अच्छे हैं बट जब मोटिवेशन आपके अंदर से है वो शायद आपसे कोई नहीं ले सकता। राइट सो यस, मैंने 1.5 साल प्राइवेट जॉब किया है गुड़गांव अमेरिकन एक्सप्रेस में मैं जॉब करती थी। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी 1.5 साल के बाद और मैंने अपने लिए पैसे इतने सेव कर लिए कि मैं आगे की जो अपनी जर्नी है, लाइक पढ़ाई के जो खर्चे हैं, थोड़ी बहुत बुक्स, कोचिंग, जो भी मटेरियल चाहिए उसके लिए सेव किया मैंने उसके बाद। और उसके बाद मैंने एसबीआई जब पीओ का एग्ज़ाम दिया तो मैंने सिर्फ उसके लिए आई थिंक 2 बुक्स ही रेफ़र की थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने उसके लिए फॉलो किया था, तब मैंने वो एग्ज़ाम दिया। ओके सो मैम, अब ये बताइए कि आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना स्टार्ट करी, स्टेप बाय स्टेप बताइए, क्योंकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया। नॉर्मली काफ़ी टाइम प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स, नहीं होता है प्रीलिम्स भी क्लियर, फिर आप मेंस भी लिख कर आए, आपने मेंस भी बताया काफ़ी अच्छा रहा, तो इसके बारे में बताइए मैम। तो जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की वो सबसे पहले ये किया कि मैंने सिलेबस को समझा। राइट मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा कि सिलेबस में क्या डिमांड करने हैं। फिर मैंने टॉपर्स की वीडियोस देखी, जैसे कि मैं भी हर यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह ही हूँ कि मुझे पहले बहुत कन्फ्यूजन रहता है क्या पढ़ना है, क्या करना है। ना कोई फैमिली में सिविल सर्वेंट है, ना कोई फ्रेंड्स में है, सो मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। दोनों मुझे ऑप्शनल के बारे में भी कुछ नहीं पता था कि क्या लूँ क्या ना लूँ। सो मैंने फर्स्ट क्या सिलेबस देखा, उसके बाद मैंने देखा कि सबसे जो मुश्किल सब्जेक्ट है और जो सबसे जिसका सिलेबस सबसे ज़्यादा है उस सब्जेक्ट को आई थिंक हमें सबसे पहले कवर करना है। तो आई थिंक हमें हिस्ट्री को सबसे पहले कवर करना चाहिए। मेरे लिए हिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट था तो मैंने हिस्ट्री को सबसे पहले लिया। बाकी यूपी एस्पिरेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट जिसको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, सपोज ऐसे किसी को इकोनॉमी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, किसी को ज्योग्राफी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, तो वो उन्हें सबसे पहले वो कवर करना चाहिए। मैंने हिस्ट्री कवर किया, मैंने स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री किया, मैंने एंशिएंट किया, मेडाइवल किया एंड मॉडर्न किया। आफ्टर दैट मैंने जो किया वो था पॉलिटी के लिए एवरीवन नोज कि लक्ष्मीकांत बेस्ट है। लक्ष्मीकांत मैंने फॉलो किया एंड उसके मैंने जो माइंड मैप्स बना के नोट्स बनाए। मैंने नोट्स कैसे बनाए मैं आपको बताती हूँ। सपोज मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, उसके बाद मैंने रिकॉल करके अपने आप से माइंड मैप्स बनाए, तो क्या होगा उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से रिकॉल रहेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद मैंने इकोनॉमी किया एंड आफ्टर दैट मैंने इन्वायरमेंट किया, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट किया। हाँ सो मैम, आप ये बताइए करंट अफेयर्स को कैसे आप पढ़ते हैं? सर करंट अफेयर्स के लिए जो मेन चीज़ है वो है द हिंदू। द हिंदू आप पढ़िए, डेली पढ़िए, उसके एडिटोरियल ज़रूर पढ़िए। मैं एक यूट्यूब चैनल का नाम लूँगी जिसका नाम है स्टडी लवर वीर, SLV। आई एम ऑल्सो फॉर। तो SLV बेस्ट चैनल है द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए। वहाँ पे करंट प्लस स्टैटिक दोनों बताते हैं प्रॉपर्ली, तो आप वो फॉलो करिए। जितना देर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में लगेगा 1-1.5 घंटा, वही वो 1 घंटे का वीडियो आता है डेली। तो मैं सबसे पहले उठते ही लाइक आधा घंटा
करके मैं 6:30 अपना न्यूज़पेपर चला लेती हूँ। उनकी 6:30 वीडियो आती है। उसके बाद जो मैंने सेकंड चीज़ फॉलो की वो थी विजन आईएएस। विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है वो सबसे बेस्ट है, आप वो फॉलो करिए। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा अगर जाना है तो आप इनसाइट आईएएस की भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने इनसाइट आईएएस फॉलो नहीं किया, मैंने सिर्फ विजन आईएएस, द हिंदू। और एक वेबसाइट है जो है विकासपीडिया, वो गवर्नमेंट वेबसाइट है या नहीं आई डोंट नो, बाकी आप एक विकासपीडिया फॉलो कर सकते हैं। उसमें जैसे करंट जो योजनाएं बनती हैं वो सब आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए एक और चीज़ है जो एसएलवी की है, वो है रात को 8:30 बजे एक नैनो मैगजीन आती है। उसमें पीआईबी का आता है, इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स, वो सब आते हैं। तो आई थिंक करंट अफेयर्स के लिए इतना इनफ है। ओके, सो मैम जैसे आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंस में खास तौर पे, तो मैम उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आंसर राइटिंग के लिए देखिए, आपको डे 1 से आप अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो कोई भी सीख के नहीं आता आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए क्या करना है आपको जैसे कि कोई भी आप टॉपिक, सपोज आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सपोज आप सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए। प्रीवियस ईयर पेपर में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं आप उन पे खुद से एक बार आंसर लिखें, और जो टॉपर्स के आंसर हैं उनसे एक बार टैली करिए कि जैसे जो आंसर कोई लिखता है, या आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो अपने जो 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए, आप चारों मिलके एक क्वेश्चन पे आंसर लिखिए, 4-5 मिलके, और एक दूसरे से टैली करें। उससे क्या होगा कि आपको कोई मिलेगा कि हाँ मेरी ये गलती है, कोई आपको सामने वाला बता देगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको जैसे कि मैंने बताया एसएलवी का, वो भी आपको टाइम टू टाइम आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन देते हैं, तो आप वो खुद से प्रैक्टिस करिए। राइट। तो प्रैक्टिस। ओके, सो मैम आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैम प्रीलिम्स के लिए आप खास तौर पे क्या किया? एग्जाम्स के जस्ट कुछ दिन पहले क्या करते थे आप? मैंने जब पहले प्रीलिम्स जून में था, फिर वो पोस्टपोन होके अक्टूबर में आया, 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स था। तो मैंने क्या किया, जैसे प्रीलिम्स से सिर्फ 1 या 1.5 महीना पहले मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिए। आई थिंक मैंने 60 to 70 मॉक टेस्ट दिए, सब्जेक्ट वाइज भी और मिक्स भी। तो 60 to 70 मैंने मॉक टेस्ट दिए, बिकॉज प्रीलिम्स ये है कि कुछ भी आ जाता है, राइट। सो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है और अपने आंसर देने की एबिलिटी अच्छे से करनी है, कि आपको पता लग जाए कि एमसीक्यू कैसे आते हैं, और आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छे से आना चाहिए। राइट। सो जैसे कि आपने अभी एलिमिनेशन मेथड की बात की, तो मैम मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यही बताते हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में 30% के आसपास ही होते हैं जो आ रहे होते हैं, बाकी एलिमिनेशन मेथड के। तो मैम आपने जब प्रीलिम्स दिया था तो आपको कितने एग्जैक्ट क्वेश्चंस आ रहे थे, बाकी आपने कैसे सॉल्व किए? दी क्वेश्चन तो मुझे भी शायद 40 to 45 ही क्वेश्चंस आते थे। बाकी मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया। कॉमन सेंस का यूज़ होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इस बार के जो क्वेश्चंस आए थे उसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा, इस बार का पेपर ज्योग्राफी के आए थे, इकोनॉमी के आए थे, पॉलिटी के ज़्यादा आए थे। इस बार शायद करंट से इतना नहीं आया, इस बार सब्जेक्ट वाइज ज़्यादा आया। तो आपके इस बार सब्जेक्ट्स, आई थिंक इस बार का प्रीलिम्स पेपर बहुत ईजी था, राइट। करंट अफेयर्स इसमें ज़्यादा नहीं था, बहुत कम थे, आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन ही थे। तो क्या था उसमें, आप अगर आपके सब्जेक्ट्स क्लियर है तो आप प्रीलिम्स अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो मैम आपने जब मेंस लिखा है अभी, तो मेंस के लिए आपने खासतौर पे क्या स्ट्रेटजी बनाई आफ्टर प्रीलिम्स? जब मेरा प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया, आई थिंक थोड़े ही दिनों में आ गया था प्रीलिम्स का रिज़ल्ट, तो मैंने उसके नेक्स्ट डे ही जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मैंने 2 क्वेश्चन पेपर्स एक ही दिन में सॉल्व किए। मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए और अपने नोट्स रिवाइज़ किए हैं। कोचिंग से जो मेरे को नोट्स मिले मैंने वो भी रिवाइज़ किए हैं प्रॉपर। मैंने करंट अफेयर्स को अच्छे से, विजन आईएएस के मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, मैंने उसे 2 बार रीडिंग्स मारी हैं। फर्स्ट रीडिंग में मैंने समझा और सेकंड रीडिंग में जो इम्पोर्टेंट है वो इसे मार्क किया। मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं, पास्ट ईयर पेपर्स। ओके, सो मैम जैसे एग्ज़ाम के जस्ट कुछ दिन पहले जैसे मेंस था तो गैप कम मिलते हैं, है ना, तो गैप कम मिलते हैं तो उसके पहले पढ़ना होता है मैक्सिमम पोर्शन। सो इतना बड़ा सिलेबस है मैम, तो ये नहीं सोचा कि कैसे कवर होगा, क्या होगा, तो इसके लिए क्या आपने पहले से तैयारी कर के रखी थी मेंस की?
देखिए, हाँ जी, जब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन करना, तो हम सबसे पहले मेंस की ही तैयारी करेंगे। क्या होता है ना कि जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली हो जाता है। राइट। सपोज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या आप सपोज ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो प्रीलिम्स के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राइट। अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर्ड है तो प्रीलिम्स आप ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड है प्रीलिम्स के लिए। तो मैम मेंस होने के बाद डेफिनेटली अब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो इंटरव्यू के लिए मैम क्या तैयारी कर रहे हो, कौन सी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? इंटरव्यू के लिए मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं सब्जेक्ट्स भी रिवाइज कर रही हूँ, और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इंटरव्यू के लिए, और आप अपने इंडिया को जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ जैसे प्रीवियस इंटरव्यूज़ में मैंने देखा था, जो टॉपर्स ने क्या बताया था कि इंडिया के बारे में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस पूछ लिए थे कि ये चीज़ कहाँ से है, ये चीज़ कहाँ से है। तो इंडिया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू में जाने से। ओके, सो मैम जैसे अभी आप मेंस देकर आए, तो आपके सारे एग्ज़ाम कैसे रहे, इनके बारे में बताइए। एग्ज़ाम तो अच्छे थे। एग्ज़ाम से हमें यही पता चलता है कि हमें करंट प्लस स्टैटिक दोनों को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। आप खाली करंट अफेयर्स को ही लेके नहीं चल सकते, या आप खाली स्टैटिक को लेके ही नहीं चल सकते। राइट। दोनों को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मैम जो मेंस अभी आपने दिया, तो जो क्वेश्चंस आपको आ नहीं रहे थे उनको कैसे अटेम्प्ट करने का ट्राई किया? जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उसका मैंने क्या किया कि मैंने क्वेश्चन छोड़ा नहीं, मैंने उसको लाइक उसके कुछ भी हो, सपोज लैंडस्लाइड्स पे क्वेश्चन आया था। राइट। अगर सपोज किसी को लैंडस्लाइड के बारे में नहीं पता, तो उसके बारे में मैंने आंसर राइटिंग क्या करती हूँ, पहले तो आपको जो भी टॉपिक पूछा है उसके बारे में पहले आपको एक डेफिनेशन लिखनी है। राइट। उसके ऑफ कोर्स एडवांटेजेस तो नहीं लैंडस्लाइड्स के, लाइक जैसे उसके क्या क्या कैसे होने के चांसेस हैं, क्या क्या है। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसके बारे में कुछ लिख दीजिए, कुछ ना कभी तो पढ़ा ही होगा उस चीज़ के बारे में। उसके बारे में भी अगर आप कुछ लिख देंगे तो आई थिंक वो भी एक इनफ रहता है। अगर आपको क्वेश्चन, आप छोड़िए मत उस क्वेश्चन को। ओके, सो मैम जो आपने आंसर राइटिंग की होगी या फिर जो टेस्ट सीरीज लगाई होगी मेंस की, तो वो डेफिनेटली किस प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल रही इसमें? टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ लगानी बहुत ज़रूरी है। राइट। आप मंथली या मंथ में 2 मंथ में एक बार आपको टेस्ट सीरीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ से क्या रहता है, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाती है प्रॉपरली। राइट। और अगर आप 1-to-1 मेंटोरशिप करते हैं तो वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो सेकेंड मेन थिंग मैंने किया है वो है डिस्कशन। मैंने डिस्कशन बहुत किया है। मेरे जो 2-4 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी यूपीएससी दिया है, मैंने उनके साथ मिलकर डिस्कस किया है कि अगर सपोज़ मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, सपोज़ मैंने ज्योग्राफी पढ़ा और मुझे वो सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज़ नहीं हो पा रहा, मुझे वो टॉपिक को रिवाइज़ करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने क्या किया, उसको डिस्कस किया 4-5 बार। उससे क्या होगा, वो मेरे को लंबे समय तक याद रहेगा। राइट। सो मैम बहुत सारा जो गैप होना चाहिए था एग्ज़ाम्स में नहीं होते हैं, तो मैम उस टाइम पे आप अपने आप को स्टे मोटिवेट या फिर अपने क्या कहते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रख पाते हो, उसके बारे में बताइए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में गैप बहुत कम होता है। एग्ज़ाम में गैप तो कम है, तो आपको इसके लिए अपने आप से मोटिवेशन रखनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको एक बार मोटिवेट कर देगा, 2 बार कर देगा, बट अगर आपकी खुद से अंदर से मोटिवेशन नहीं है, ये एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से आपको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। राइट। और गैप कम है, आपको इससे अपना ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिससे आप पढ़ाई भी कर पाएँ और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान ज़्यादा दे पाएँ, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही है तो आपका दिमाग भी ढंग से काम करेगा। राइट। तो आपको हेल्थ पे अपना ध्यान रखना है, आपको पानी ज़्यादा पीना है, मेरी ये एडवाइस है। आप पानी पिए, आप हेल्दी फ्रूट्स खाइए, आप बाहर का जंक फूड बंद कर दीजिए बिल्कुल, थोड़ा सा खाना। बाकी आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और अपने नोट्स रिवाइज करिए और माइंड मैप्स बनाइए। राइट मैम। सो मैम जैसे कि बुक्स हैं, आपने अभी कुछ बुक्स बताई थी, तो एनसीईआरटी का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में? एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब एनसीईआरटी को आप ये समझ लिए कि गेट है यूपीएससी का, ओपन तभी होगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से क्या होगा, आपका बेस क्लियर होगा। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आप एडवांस बुक्स पढ़ के क्या कर लेंगे। राइट। आपको बेस क्लियर करना है पहले। अगर आपको लाइक यही नहीं पता कि वोल्केनोज क्या है, आप वोल्केनो के बारे में और पढ़ के क्या कर लेंगे जब आपको यही नहीं पता वोल्केनोज क्या है। राइट। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो मैम सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक टाइम टेबल। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था चिपकारा का, उसको एलोबरेट करिए कि मैम क्या सेगमेंट में आप पढ़ते हो या फिर क्या स्लॉट बनाते हो?
फर्स्ट जो मेरा टाइम टेबल है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, चाहे वो सर्दियाँ हों चाहे वो गर्मियाँ हों, कोई बात नहीं, 6 बजे उठना है तो उठना है। उसके बाद मैं सबसे पहले उठ के अपना ग्रीन टी वगैरह पी के अपना मैं 6:30 न्यूज़पेपर चला लेती हूँ, 6 to 7:30 में न्यूज़पेपर। उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक लेके ब्रेकफास्ट करके 8 से 10 मेरा फर्स्ट स्लॉट रहता है, राइट। उसके बाद मैं सेकंड स्लॉट में पढ़ती हूँ, 12:30 से 1:30 मेरा ब्रेक रहता है, राइट। उसके बाद 2 से 5 मेरा स्टडी टाइम रहता है। उसके बाद 5 to 6 मेरा ब्रेक रहता है दोबारा। देन 6 to 8 मेरी रिवीजन रहती है और उसके बाद 8:30 to 9:30 मेरी नैनो मैगजीन रहती है SLV की। ओके, सो मैम ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जो आप प्रिपरेशन के दौरान आपने कुछ गेन किए होंगे कि हाँ ये प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करते हैं, अगर कोई भी इसको फॉलो करे तो उन पॉइंट्स के बारे में बताइए मैम। सबसे पहला तो है कि आपको रिवीजन ज़रूर करनी है। आप सपोज़ आप पढ़ लेते हैं, आपको 4 महीने बाद अगर वो याद ना रहा तो वो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं रहता, राइट। आपको जो सबसे पहला जो हेल्प करेगा वो है रिवीजन। आप सेकंड चीज़ जो है जो आपको हेल्प करेगी UPSC में वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, आप उन्हें सॉल्व करने की ट्राई करिए अपने सिलेबस ख़त्म होने के बाद ही, आप जैसे जैसे कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद आप रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए और थोड़ी बहुत जो एडवांस बुक्स हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। NCERT तो करना ही करना है, इसके लिए नो ऑप्शन। ओके, सो मैम जैसे कि आपने SBI PO का जो एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है तो उसके लिए क्या अलग से तैयारी ज़्यादा करनी पड़ी थी आपको? नहीं, मुझे ऐसा कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो एक तरह से वो CSAT था। UPSC में वो CSAT है, लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश एंड मैथ्स, ये CSAT ही था, तो इससे मेरी CSAT की प्रिपरेशन हो गई इससे। राइट। सो मैम CSAT की बात हुई तो मैम बहुत सारे स्टूडेंट CSAT की वजह से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? CSAT में जैसे किसी का जैसे मेरी न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ, मेरे को मैथ्स इतने अच्छे से नहीं आता, तो मैंने क्या किया CSAT के लिए जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उनको मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया। मतलब पहले मैंने वो क्वेश्चंस किए जो मुझे आते थे, उसके बाद मैथ्स के जब मैंने क्वेश्चन किए तो जो मेरे को आते थे मैंने सिर्फ वही टिक किया। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये कि जल्दी जल्दी में कोई भी आंसर टिक कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो सही है उसमें भी वो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपको वो नहीं आता तो आप वो छोड़ दीजिए, पर आप प्लीज़ वो जल्दी जल्दी में गलत मार्क मत कीजिए। राइट मैम। सो मैम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज UPSC में कैसे रखने चाहिए? लिमिटेड रखने चाहिए या काफ़ी रखने चाहिए? रिसोर्सेज आपको बिल्कुल लिमिटेड रखने चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि आज कोई ये कह रहा है तो आप इस पे चल जाएंगे, कल को कोई कुछ और कह रहा है तो आप उस पे चल जाएंगे। नहीं, आपको जो रिसोर्सेज आपने फॉलो किए वही बेस्ट है। आप उनसे मल्टीपल रिविजन करिए, ये सबसे बेस्ट है। अलग अलग रिसोर्सेज से जाने से क्या होगा, आप सिर्फ कन्फ्यूज हो जाएंगे, आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, आप शायद फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे एक टाइम पे आके कि इतना पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए और उनको मल्टीपल रिविजन्स दीजिए। ओके, सो मैम लास्ट में कोई मैसेज रहेगा जो नए एस्पिरेंट हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं? मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि आप तैयारी कीजिए और सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए। आप सबसे पहले आप बिल्कुल ये मत करना कि हम पेपर देके देख लेते हैं कैसा होता है, ये मत करना। अगर आपको पेपर देखना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लीजिए और देखिए कि आपको कैसा लग रहा है। आप सबसे पहले आपने मन में ठानिए कि हाँ मुझे ये करना है, और ये एक लॉन्ग जर्नी रहती है, ये नहीं कि 2 या 4 महीने की रहती है, ये एक लॉन्ग जर्नी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि इस जर्नी के आते आते वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या कई बच्चे क्या करते हैं कि घर वालों के प्रेशर में आके एग्जाम देते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज ये सिलेबस इसका इतना सारा है, लॉन्ग जर्नी है, तो बहुत से बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेशन, और कई लोग डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। जी। तो ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है, आपको ये बुक्स देखनी है, आपको 1-2 टॉपर्स की वीडियो देखनी है कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की है, और कोचिंग पे ज़्यादा रिलाई नहीं होना है, आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा रिलाई करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज, और हम सभी विश करते हैं कि आप फाइनल लिस्ट में आएँ। सो गाइस, देखा मैम ने अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर किया। सो आई होप कि आप इनकी जर्नी से इंस्पायर हुए होंगे, साथ में कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उस पर काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। जय हिंद।